नमस्कार। जब हम एशिया के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ा जमीनी टुकड़ा। लेकिन आज हम उस नक्शे से कहीं आगे जाएंगे। हम एशिया को भूगोल, लोगों और शक्ति के एक ऐसे डायनामिक स्टेज के तौर पर देखेंगे जो असल में हमारी आज की दुनिया को आकार दे रहा है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी हो, जो आसमान को छूती हो, और वहीं पर धरती का सबसे निचला पॉइंट भी हो, जो समुद्र तल से भी कहीं ज्यादा गहरा है? और जवाब है एक ही महाद्वीप एशिया। जी हां, ये दोनों ही जगह एशिया में हैं। और ये देखिए, सिर्फ एक मजेदार ज्योग्राफिकल फैक्ट नहीं है। असल में ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही मौसम के पैटर्न को तय करता है। इसी से सभ्यताओं का विकास जुड़ा है। मतलब इसका असर हर चीज पे पड़ता है, पूरी दुनिया पर। तो चलिए सबसे पहले एशिया के इसी विशाल फिजिकल स्टेज को समझते हैं, जहां प्रकृति अपने सबसे शानदार और सबसे चरम रूपों में हमें देखने को मिलती है। देखिए, ये सिर्फ रिकॉर्ड बुक के नंबर नहीं है। एक तरफ माउंट एवरेस्ट की बर्फीली ऊंचाइयां हैं और दूसरी तरफ डेड सी यानी मृत सागर का बेहद खारा पानी, एक ऐसी जगह जहां कोई डूब ही नहीं सकता। ये दोनों जगहें सिर्फ भूगोल नहीं हैं, ये अपने आप में पूरी संस्कृति और जीने के तरीकों को तय करती हैं। अगर एशिया के भूगोल के दिल को समझना है तो हमें पामीर नॉट यानी पामीर की गांठ को समझना होगा। इसे दुनिया की छत भी कहते हैं। ये कोई एक पहाड़ नहीं है, बल्कि एक बहुत ऊंचा पठार है जहां दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं एक जगह आकर मिलती हैं, जैसे किसी पहिए की तीलियां सेंटर में मिलती हैं। इसी सेंटर पॉइंट से हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश जैसी विशाल पर्वतमालाएं निकलती हैं। और ये सिर्फ पत्थर और बर्फ की दीवारें नहीं हैं, ये एशिया की जीवन देने वाली नदियों का सोर्स हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां यहीं से निकलती हैं, जो करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार हैं। नॉर्थ और साउथ पोल के बाद दुनिया में ताजे पानी का सबसे बड़ा रिजर्व यहीं है, तिब्बत के पठार और हिमालय में। इसीलिए इसे तीसरा ध्रुव या थर्ड पोल भी कहा जाता है। ये एक विशाल वाटर टावर की तरह है। यहाँ के ग्लेशियर पिघलकर अरबों लोगों की प्यास बुझाते हैं। तो इस इलाके की सेहत का मतलब है पूरे महाद्वीप का भविष्य। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब चलिए जरा समुद्र की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एशिया का भूगोल उन रास्तों को बनाता है जिनसे होकर पूरी दुनिया का व्यापार चलता है। इन्हें कहते हैं चोक पॉइंट्स। ये वो पतले समुद्री रास्ते हैं, जैसे मलक्का स्ट्रेट या हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया का ज्यादातर तेल और सामान इन्हीं तंग रास्तों से गुजरता है। तो जाहिर है, इन पर जिसका कंट्रोल होगा, उसका कंट्रोल सिर्फ व्यापार पर नहीं, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की नब्ज पर होगा। और यहीं पर भूगोल चीन के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाता है। इसे कहते हैं मलक्का डिलेमा या मलक्का दुविधा। देखिए, चीन का लगभग 80% तेल का इंपोर्ट इसी पतले से रास्ते से होता है। अब सोचिए, अगर कल को कोई तनाव होता है तो इस रास्ते को ब्लॉक करना कितना आसान है। और अगर ऐसा हुआ तो ये चीन की पूरी अर्थव्यवस्था को एक तरह से ठप कर सकता है। तो इस भौगोलिक मजबूरी से बचने के लिए चीन क्या कर रहा है? वो जमीन के रास्ते बना रहा है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक जैसी परियोजनाएं इसी मलक्का दुविधा का सीधा जवाब है। मतलब समुद्र को बाईपास करने और अपनी एनर्जी सप्लाई को सेफ रखने के लिए खरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट। अब इस विशाल भौगोलिक स्टेज पर रहती है दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी। तो चलिए अब यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और उनके सामने जो चुनौतियां हैं, उनको समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में पैदा होने वाले हर 10 में से 9 दाने चावल एशिया में ही उगते हैं? ये सिर्फ एक फसल नहीं है, ये आधी दुनिया का पेट भरती है। एशिया की मॉनसूनी बारिश और नदियां इस ग्लोबल फूड सप्लाई को बनाए रखती हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज से अब इस पर भी खतरा मंडरा रहा है। एशिया के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ जापान और चीन जैसे देश हैं, जहां आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और काम करने वालों की कमी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत जैसे देश हैं, जहां करोड़ों युवा हैं, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। ये दोनों ट्रेंड मिलकर 21वीं सदी का ग्लोबल इकोनॉमिक भविष्य तय करें। और देखिए, इंसानी दखल कभी कभी कितना विनाशकारी हो सकता है। इसका उदाहरण है अरल सागर। एक जमाने में ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील थी। आज 90% तक सूख चुकी है। सोवियत दौर में नदियों का पानी मोड़ देने की वजह से ये आज एक रेगिस्तान बन गई है। ये एक दर्दनाक याद दिलाती है कि प्रकृति के संतुलन से छेड़छाड़ का नतीजा क्या होता है।
तो चलिए अब आखिरी हिस्से में देखते हैं कि ये भूगोल और जनसंख्या मिलकर एक नई ग्लोबल शतरंज की बिसात कैसे बिछा रहे हैं, जहां नए गठबंधन बन रहे हैं और पुरानी दरारें और गहरी होती जा रही हैं। इसका एक बड़ा प्लेयर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO। इसे चीन और रूस लीड करते हैं और इसे अक्सर एशियाई नेटो भी कहा जाता है। ये एक ऐसा पॉलिटिकल और सिक्योरिटी ग्रुप है जिसे इस क्षेत्र में अमेरिकी असर को बैलेंस करने के लिए बनाया गया है। और मजे की बात यह है कि भारत भी इसका एक मेंबर है। कभी कभी नक्शे पर खींची गई बस एक लाइन इतिहास को हमेशा के लिए बदल देती है। 30th पैरेलल, वो लाइन जो नॉर्थ और साउथ कोरिया को बांटती है, आज दुनिया के सबसे ज्यादा सैनिकृत बॉर्डर्स में से एक है। ये कोल्ड वॉर की एक ऐसी विरासत है जो आज भी इस इलाके में तनाव का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। ये सारी ताकतें असल में जमीन पर कैसे काम करती हैं, इसे समझने के लिए मंगोलिया का केस स्टडी देखते हैं। एक ऐसा देश जिसने दो महाशक्तियों के बीच में अपनी आज़ादी बनाए रखने की कला सीख ली है। मंगोलिया की लोकेशन देखिए। ये एक क्लासिक बफर स्टेट है, मतलब दो बड़े पड़ोसियों रूस और चीन के बीच में फंसा हुआ एक देश। ऐसी सिचुएशन में एक छोटी सी भी गलती देश की आज़ादी को खतरे में डाल सकती है। तो मंगोलिया क्या करता है? वो अपनाता है थर्ड नेबर पॉलिसी, यानी तीसरे पड़ोसी की नीति। ये एक बहुत ही स्मार्ट डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी है। इसके तहत वो अपने पड़ोसियों के असर को बैलेंस करने के लिए अमेरिका, भारत और जापान जैसे दूर के ताकतवर देशों से मजबूत रिश्ते बनाता है। ये पॉलिसी इस सिंपल आइडिया पर काम करती है कि कभी-कभी दूर के दोस्त पास के पड़ोसियों से ज्यादा सेफ होते हैं। ये दिखाता है कि कैसे डिप्लोमेसी से भूगोल की मजबूरियों को भी मात दी जा सकती है। और यही वजह है कि मंगोलिया SCO जैसे संगठनों में फुल मेंबर बनने की जगह एक ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक बनकर रहता है। मतलब वो अपने पड़ोसियों के साथ जुड़ता जरूर है, लेकिन कभी इतना करीब नहीं जाता कि उनकी परछाई में ही खो जाए। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है जिसे वो कामयाबी से बनाए हुए है। तो हम इस पूरी चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे एशिया की ताकत बढ़ेगी, तो क्या ये देश अपनी कॉमन चुनौतियों जैसे पानी की सुरक्षा या व्यापार के लिए मिलकर काम करेंगे, या फिर पुरानी भौगोलिक और राजनीतिक दरारें इन्हें टकराव की तरफ ले जाएंगी? इस महाद्वीप का भविष्य ही असल में दुनिया का भविष्य तय करेगा।